गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को सीक्वेंस से ले रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग अभी चैप्टर नंबर 17 हमारा चल रहा है। इसी के बच्चों द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था और काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हूँ। लगभग 3 वीडियो लेक्चर्स मैं इस पर बना चुका हूँ। आज हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको मैंने मून के बारे में बताया, चंद्रमा के बारे में बताया, उनकी जो अलग लेयर्स बनती है उनके बारे में मैंने आपको समझाया। आज हम मून सरफेस के बारे में बात करेंगे, चंद्रमा की सतह के बारे में बात करेंगे कि मून के सरफेस पर हमें एक्चुअली में होता है क्या है, क्या क्या दिखाई देता है। ओके बच्चों, आइए टॉपिक का नाम है द मून सरफेस एंड पेज नंबर आपकी बुक का 219 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। ओके बच्चों, समझे? चालू करें टॉपिक और बढ़िया से वीडियो को देखिए। जब भी देखते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए टॉपिक है द मून सरफेस। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ से देखते हैं मून को तो आपको कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। हालांकि ब्राइटनेस पार्ट भी दिखाई देता है, कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। आपको एक पिक्चर भी नीचे दिया गया है 17.7 बुक में, तो आपको कुछ स्पॉट्स, कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इन सब चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं एक्चुअली में होता क्या क्या है। द मून इज ए fascinating object for the poets and story tellers, but when astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. There are many craters of different size. It also has a large number of steep and high mountains, figure 17.7. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. कवि वगैरह कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक प्रिंट है। तो वो कवि वगैरह जो स्टोरी में जो भी हमें सुनाया जाता है वो तो एक कहानी में मनोरंजन के लिए, भावनाओं को, प्रेरणाओं को, कोई बातों को समझाने के लिए बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है बच्चों। साइंस इस चीजों को नहीं मानता है। साइंस फैक्ट पे बात करता है, प्रूफ पे बात करता है, एविडेंस पे बात करता है। ठीक है, कवियों की बात है, वो किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए चंद्रमा का, उनकी कलाओं का हेल्प लेते हैं, समझाने के लिए उनकी अपनी कवियों कविताओं में इनका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फैक्ट क्या है समझते हैं। परंतु जब हम एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा और निर्जन पाया। वहां पर क्या पाया? जब एस्ट्रोनॉट जो पहली बार मून पर जब उन्होंने कदम रखा तो उनके वहां पर धूल, मिट्टी, इस तरीके से कुछ उनको दिखा। वो आश्चर्य रह गए कि जैसा हम देखते थे वैसा तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। उस पर विभिन्न इमारतों की गर्त है, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे उसको। इस पर बहुत सी खड़ी ढाल वाली ऊंची पर्वतें, गड्ढे भी हैं, पर्वतें भी हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचाई पर्वतों के समान है। कुछ तो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो पृथ्वी की जो सबसे ऊंची परत है उसके बराबर देखे गए हैं। तो जैसा हमें दिखता है नीचे से, एक्चुअली में मून वैसा है नहीं बच्चों। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो वाटर, कैन दे लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, हमारी तरह एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस ऑक्सीजन वगैरह इस तरीके से नहीं है, न ही पानी भी नहीं है, जल भी नहीं है। क्या चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव है? पूछ रहा है आपसे, क्या चंद्रमा पर किसी, तो आई हो मेरे हिसाब से तो नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो जीवन कहां से आ जाएगा? आइए, कैन वी हियर एनी साउंड्स ऑन द मून? क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? हालांकि साउंड वाला आपको मैंने चैप्टर लेटेस्ट ही बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करता है, इस मीडियम होना चाहिए। मैं कुछ बोलूंगा आपको जब भी सुनाई देगा जब हमारे बीच में मीडियम होगा। अब एस्ट्रोनॉट के बारे में मैंने वहां बताया था कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पर उनकी आवाजें नहीं सुनाई देती है। रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं होता है। मून पर भी कोई भी मीडियम नहीं है। We learned in chapter number 13 the sound cannot travel where there is no medium, then how can we hear any sounds on the moon? चैप्टर नंबर 13 में हमने जाना कि जब भी कोई माध्यम नहीं हो तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती। भाई मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा? तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? तो हम नहीं सुन सकते बच्चों। डू यू नाउ, कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑन जुलाई 21, 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong, underline करेगा, landed on the moon for the first time. He was followed by the Edwin Aldrin. समझिएगा, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद
एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तो दोनों के नाम याद रखिए। सबसे पहले कौन उतरे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के थे। उसके बाद कौन उतरे? एडविन एल्ड्रिन। तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 17 में जो टॉपिक था मून। तो एक पार्ट हमने पढ़ा, अब हम इसके अगले पार्ट पर चलते हैं, स्टार्स के बारे में। अगला टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, द स्टार्स। द स्टार्स। अब हम तारों की बात करते हैं बच्चे। स्टार्स क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं? आइए, वी अदर ऑब्जेक्ट यू सी इन द नाइट स्काई। रात में बात करें, रात में आकाश में चंद्रमा तो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कौन कौन सी वस्तुएं आपको दिखाई देती है? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो आपको लार्ज नंबर ऑफ असंख्य तारे आपको वहां पर दिखाई देंगे। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। प्रेक्षक की बड़े शहरों से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए, क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले दिखाई देते हैं? अब अंधेरे में जब देखें तो क्या आपको सभी तारे उसी वे में चमकते हुए दिखाई देंगे? और all the stars equally, are all the stars equally bright? Are they of the same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to the other stars? क्या कह रहा है बच्चों, आप समझिएगा कि क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले दिखाई देते हैं? क्या सभी तारे का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देखो, मून अपना लाइट नहीं निकालते हैं भाई, वो रिफ्लेक्ट होता है वहां पर। तारे जो है ना अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सन, एक स्टार है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है भाई? आपके उस स्टार जो है वो भी सन है, सन भी एक स्टार है, तो सन इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है जबकि स्टार में छोटे छोटे दिखाई देते हैं? रात में चमकते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, ट्विंकलिंग करते हुए आपको नजर आते हैं। आइए इसका रीजन समझते हैं। Which appears bigger a football placed near you or a football placed at a distance at 100 meter, the stars of millions of times further away than the sun. Therefore the stars appear to the like points. आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में कौन सी बड़ी प्रतीत होगी? एक तो हमारे हाथ में फुटबॉल है बच्चे, एक 100 मीटर के डिस्टेंस ऑफ फुटबॉल हम कोई देख रहे हैं, तो कौन सी आपको बड़ी दिखाई देगी? ऑफ कोर्स जो हमारे हैंड में है, जो हमारे हाथ में है, वो हमें बड़ी दिखाई देगी। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना दूर अधिक है भाई, मिलियंस ईयर बहुत दूर है, समझे? तारे बहुत दूर है, सूर्य हमारे पास है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, डॉट लाइक पॉइंटेड, और छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बल्कि सन ऐसा नहीं है, सन हमें पास है, इतने भी पास नहीं, हमारे घर के बगल में है, बट दूर है, बट स्टार के अकॉर्डिंग में थोड़ा पास है हमारे। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन है उसको भी जानते हैं। द सन इज नियरली, इसको काउंट करिए बच्चे, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर। सूर्य लगभग, अंडरलाइन करेगा, सन जो है अर्थ से 15 मिलियन 15 करोड़ किलोमीटर है, तभी इतना बड़ा दिखाई देता है वो। इससे आप आइडिया लगाइए कि स्टार्स कितनी दूर हैं। The next nearest star is Proxima Centauri. It is the distance of about 4 मील। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी, दूसरा सबसे पास में सन है स्टार, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा जो स्टार है वो कितना दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 मील किलोमीटर है। देखिए कितनी बड़ी डाटा है हमारे पास। कैन यू रीड द डिस्टेंस इन द किलोमीटर कन्वर्टली? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हो? उस तारे तो इससे भी अधिक कहीं दूर है। ये तो हमने सिर्फ 2 के नाम लिए हैं, तो समझ लो जो स्टार है हमसे कितनी दूरी पर है। Large distance are expressed in another unit is now light year, अंडरलाइन करेगा। इतनी अधिक दूरियों की लंबाई को एक अन्य मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर से हम शो करते हैं। It is the distance traveled by the light in 1 year. Remember that the speed of light 3 lakh kilometer per second. Thus the distance of the sun from the earth may be said to be 8 light minutes. The distance of the Alpha Centauri is about 4.3 light years. क्या कह रहा है बच्चों? यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3 × 10⁸ ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं।
मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 मिनट में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलती है। आप समझ लो सन से जो लाइट आती है ना 1 सेकंड में बच्चों कितने लाख, 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो अर्थ पर पहुंचने में उसको लगभग 8 मिनट लगते हैं। अर्थ पर उस लाइट को, सनलाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट। अल्फा सेनेटरी लगभग हमसे, जो अल्फा सेनेटरी है वो लगभग हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको इनमें डाटा को लर्न करना है कि सन कितना दूर है, सन के बाद नियरेस्ट स्टार हमारे पास कौन सा है। इफ लाइट फ्रॉम स्टार टेक इयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ यू आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन द लुक एट स्टार्स, क्या यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है, तारों को देखते समय क्या हम अपनी अतीत को देख रहे होते हैं? मतलब स्टार इतनी दूर है तो उनकी लाइट को पहुंचने में बहुत टाइम लगता होगा। तो आई वांट टू नो व्हाई वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे, व्हाई आर विजिबल ओनली एट नाइट। एक बात और पूछा जाए कि मैं जानना चाहता हूं या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हम तारों को दिन के समय क्यों नहीं देख पाते और रात में ही क्यों देख पाते हैं? तो इसका भी आंसर लेते हैं बच्चों हम लोग। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे भी दिखाई नहीं देते। भाई दिन में भी तारे होते हैं, इसलिए तारे चले जाते हैं, बट दिन में क्या होते हैं, सनलाइट बहुत ज्यादा होता है हमारे अर्थ पे, इसके प्रभाव के कारण, इसके इफेक्ट के कारण वो स्टार्स में दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. Why do you find any change in the position of stars in the sky? कुछ प्रमुख तारे और तारों का समूह आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण करते हैं। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुए पाते हैं? क्या आपको लगता है कि स्टार की पोजीशन में कोई चेंज नजर आ रहा है? इतने सारे मिलियंस स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, क्या उनकी लोकेशन में आपको कोई चेंज नजर आता है? Do you find the stars appear to move from east to west? Star which rise to east in the evening, set in the west in the early morning. Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. तो यस, मूव होता है। आप ये पाएंगे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है और सामान्यतः सूर्योदय से पहले वो पश्चिम में अस्त भी हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की गति क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में पता लगाएं। तो बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मालूम करेंगे कि स्टार ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव क्यों करते हैं, और भी कई सारी चीजों को यहाँ पर हम जानेंगे। चैप्टर बहुत शानदार है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए और बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को जब भी देखिए लाइक जरूर करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।